ट्वेल्थ क्लास के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। ट्वेल्थ क्लास हम फिजिक्स में मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा रहे थे, यानी कि आपका 2022 का पेपर 2022 का पेपर हम सॉल्व करा रहे थे। सेट लिया था हमने 346 जी, ये सेट था। तो इसमें 7वां प्रश्न यानी कि 7वें प्रश्न में 24 दे रखी है। ये 5 अंक का प्रश्न है। कितने का? ये 5 अंक का प्रश्न है। और फिजिक्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन 5 अंक का ही होता है, राइट। इसमें 7वें का कै और 7वें में एक कै, 2 प्रश्न दे रखे हैं, बीच में लग रही है अथवा। एक प्रश्न आपको करना है। ये 5 अंक का प्रश्न है और देखिए न्यूमेरिकल है, बहुत ही जानदार शानदार इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि ये चैप्टर 7 फिजिक्स में चैप्टर 7 आपका प्रत्यावर्ती धारा करके वो चैप्टर है, उसमें से लिया गया है। और याद रखना, उसमें से लगभग इसमें सारी चीज आपसे पूछ रही। देखिए 5 चीजें पूछी हैं और इनमें से एक ना एक आपके 100% ये 5 नंबर में आएगा, तो इसी तरीके का सवाल आएगा बड़ा। और वरना छोटी चीज 2 नंबर में 3 नंबर में हो सकता है 2 पूछ ले 3 पूछ ले, ये तो डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। मतलब ये कि इसमें से सवाल 1001%। वीडियो आज इसको सेव कर लेना जो मैं बात बोल रहा हूं। 1000 नहीं 1001% इसमें से तो आना ही आना है, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं सवाल को। सवाल बहुत ही शानदार है, ये बना हुआ है। पहली चीज ये समझो कि ये एक सर्किट दे रखा है और इस सर्किट में ये देखिए, मैं आपको पहले समझा देता हूं। ये क्या है? ये जो होती है ना ये वाली, ये कुंडली होती है। और ये जो कुंडली होती है किसकी होती है? ये होती है एल। इसको क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। एल का मतलब ये किसकी कुंडली है? ये है आपकी प्रेरकत्व की कुंडली, ठीक है। ठीक है, ये किसकी कुंडली है? प्रेरकत्व, ठीक। दूसरा ये जो आपका दे रखा है ये वाला सिंबल होता है आर, यानी कि ये होता है प्रतिरोध का सिंबल। किसका सिंबल है? ये प्रतिरोध का सिंबल। ये वाला प्रेरकत्व का सिंबल है, राइट। और ये देखिएगा, ये आपका आगे जो दे रखा है इस तरीके का जो दे रखा होता है, ये होता है संधारित्र, ठीक है। क्या है? संधारित्र। ये संधारित्र का सिंबल है। तो ये तीनों सिंबल समझ में आ गया। आप ये 2 खड़े होंगे डंडा से, एच टाइप का बना होगा, तो ये है आपका संधारित्र का सिंबल। ये है आपका ऐसे कॉइल, ये आपका प्रेरकत्व का सिंबल है। और ये जो सीधा टेढ़ा मेढ़ा सा बना रहता है, ये है आपका प्रतिरोध का सिंबल। इनके मात्रक भी आपको पता होने चाहिए। कभी भी डायरेक्ट पूछ ले संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या है? ये संधारित्र की धारिता को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक होता है फैराड। ये एल क्या है? प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। आर होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब एक और चीज समझ लो, इस ओम का भी एक सिंबल होता है इस तरीके से, गिडार सी बनी होती है ना इस तरीके, ये ओम है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपसे एक चीज कमेंट में पूछ रहा हूं, उत्तर एक ही विमा भी याद कर लेना। ये टिक मार्क प्रश्न में बनेंगे। सी की विमा यानी संधारित्र की धारिता की विमा, प्रेरकत्व की विमा और प्रतिरोध की विमा आप कमेंट करके मुझे बताओ तुरंत, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से इसी तरीके का डायरेक्ट आएगा। सिंबल का पूछ ले, ये पूछ ले, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब सीधे अपने सवाल पर आ जाते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए एक चीज और समझो। पहली चीज, ये प्रतिरोध क्या होता है? नॉर्मली आपको मैं समझाऊं। प्रतिरोध होती है धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, ठीक है, अवरोध। तो अकेला यदि तार में कोई उसके बनने वाली चीज यानी कि अकेला प्रतिरोध रुकावट डालता है तो वो तो नॉर्मली अवरोध। लेकिन यदि इस प्रतिरोध की जगह पर ये एल लगा हुआ है किसी परिपथ में और इसके द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, यानी प्रेरकत्व के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात। इसके द्वारा यदि किसी परिपथ में इस तरीके का लगा हुआ है, इस तरीके का ये परिपथ बना हुआ और इसमें एक कुंडली लगी हुई है एल लगा हुआ है, इसके द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को बोलते हैं हम प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक। प्रेरकीय प्रतिघात। और यदि किसी कुंडली में ये लगा हुआ है, संधारित्र लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं धारतीय प्रतिघात। धारतीय
प्रतिघात। याद रखना ये चीज, कॉन्सेप्ट समझ लो। यदि किसी परपथ में एल लगा हुआ है तो उसके द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। इसको हम एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। यदि अकेला ये लगा हुआ है, उसके द्वारा डाली गई मार्ग में रुकावट, उसको बोलेंगे एक्स सी, यानी धारतीय प्रतिघात। और यदि नॉर्मली धारा के मार्ग में यदि इन दोनों में से कुछ नहीं लगा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे नॉर्मली अवरोध बोलेंगे, जिसको हम नाम देते हैं प्रतिरोध। समझ में आ गई बात। धारा के मार्ग में यदि इन दोनों में से कुछ नहीं लगा हुआ तो बोलेंगे प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है, सॉरी, कुछ नहीं लगा हुआ तो बोलेंगे नॉर्मली प्रतिरोध। यदि ये अकेला ये लगा हुआ है किसी परपथ में तो बोलेंगे प्रेरकीय प्रतिघात। और यदि एल लगा हुआ है तो बोलेंगे प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है, एल लगा हुआ प्रेरकीय और ये हो जाएगा धारतीय प्रतिघात। ठीक है, ये चीज समझ गए आप। अब आगे बढ़ो थोड़ा सा। हमें ये तो पता चल गई सर कि नॉर्मल धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। यदि संधारित्र लगा हुआ है और संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम धारतीय प्रतिघात कहते हैं। ये भी समझ में आया सर। हमने ये भी समझ लिया कि प्रेरकत्व लगा हुआ है, प्रेरकत्व के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। सर ये चीज तो हम सीख गए, लेकिन हमको ये बताओ सर जब तीनों लगे होते हैं तब उसको क्या कहते हैं? तो देखिए ध्यान सुन लो। इनमें से चाहे तो एल आर लगा हो, एल सी लगा हो, या एल सी आर तीनों लगे हो, या आर सी लगा हो, मतलब ये एक से ज्यादा यदि किसी परपथ में ये जुड़े हुए हैं तो हम उनके द्वारा डाली गई संयुक्त रुकावट को हम प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। अब सर ये थ्योरी मत बताओ हमको तो ये सवाल सॉल्व करना बताओ। तो बेटा हम आपको सवाल सॉल्व करना ही बता रहे हैं, क्योंकि सवाल में देखो संधारितीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात और प्रतिबाधा तीनों चीज पूछी है, तो तीनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो तीनों बता दी। प्रतिबाधा क्या है कि भैया दो लगी हुई, दो मतलब अकेले से ज्यादा, यानी कि दो या दो से अधिक सर्किट में यदि ये मौजूद हैं तो इनके द्वारा लगी हुई रुकावट को हम बोल देंगे क्या? प्रतिबाधा, जिसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। और अकेले का तुम समझ ही रहे हो। ठीक है, अब हमारे ये तीन पता चल गया, तो भैया तीनों के अलग अलग फॉर्मूला भी होंगे, तो वो देखो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। बाकी सारी चीज, ये सर्किट दे रखा था, सर्किट में अब आपको समझ में आ गया ये क्या लगा हुआ है। ये है आपका एल लगा हुआ है, एल। ये क्या है? ये है आपका प्रतिरोध आर, और ये क्या है? सी। तो मतलब क्या है? एल आर सी तीनों लगे हुए हैं और तीनों के द्वारा डाली गई रुकावट को प्रतिबाधा कहते हैं। चलिए अब तुम समझ गए। अब देखिएगा अब पूछा क्या है इस सवाल में। एक ये समीकरण दे रखी है और ये मान दे रखे हैं। चलिएगा तो अब आपका सीधे सीधे हम सवाल को सॉल्व करेंगे, तो अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए क्या सब कुछ समझ में आएगा आपके। देखिए बिल्कुल भी घबराना नहीं, हर पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है। देखिए पहला आपको दिया क्या है सवाल में, पहले तो ये देखो सवाल में दिया क्या है। सर्किट दे रखा और सर्किट में आपको एल बराबर कितना दे रखा है? एल बराबर दे रखा है 10 हेनरी। और ये देखिए आर बराबर क्या दे रखा? आर बराबर दे रखा 500 ओम। ठीक है, सी बराबर क्या दे रखा है? सी बराबर दे रखा है 20 माइक्रोफेरड। एफ का मतलब 20 माइक्रोफेरड। माइक्रोन को चेंज करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 20 गुणा 10 की पावर -6, ये हो जाएगा फेरड। क्यों? क्योंकि माइक्रोन को बेटा हमेशा हम चेंज कर लेते हैं। माइक्रोन को क्या कर लेते हैं? हम हमेशा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो माइक्रोन जब भी आएगा तो वहां पर 10 की पावर -6 लग दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था संधारित्र की धारिता का मात्रक फेरड होता है, तो ये फेरड में दिया जाएगा। ओके चलिए, और एक समीकरण दे रखी थी ये V बराबर 200 साइन और ये 10t दे रखा है, या 10t, या एक सेकंड में सवाल को देख लेता हूं क्योंकि ये शायद 100t है। एक सेकंड में देख लेता हूं कौन सा पेपर था। एक सेकंड, कहां गया पेपर यार? ये देखिएगा, हाँ 100t है, देख लीजिए। मुझे याद था ना क्वेश्चन मैंने ये पहले करा रखे हैं। ये 100t है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 100t आएगा एक क्वेश्चन में, ये 100t। ठीक है, चलिए भाई 100t ये दे रखा है। ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं क्वेश्चन में। और ये पूछा संधारितीय प्रतिघात, यानी कि धारितीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रतिबाधा,
धारा वोल्टेज के बीच कलांतर और वोल्टेज का वर्ग माध्यम मूल मान, ये चीज आपसे पूछा, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, बिल्कुल भी रिलैक्स कर दो, क्योंकि जब हम सिखाएंगे तो आपको सारी चीज बिल्कुल एकदम फ्री माइंड में सिखाएंगे। ठीक है, लो हो गया पहली चीज, धारतीय प्रतिघात। ठीक है, उससे पहले एक चीज और यहां पे सीख लो कि ये समीकरण आपको दे रखी है, तो ये समीकरण क्या होती है, नॉर्मली इसकी वोल्टेज की समीकरण होती है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इससे जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर हमको प्राप्त होगा कि V0 की जगह पर क्या आ रहा है, यहाँ पे 200 आ रहा है, और ओमेगा की जगह पे ये आ रहा है। तो यहां से V0 का मान भी पता चल गया 200, और ओमेगा का मान पता चल गया कितना, 100। ठीक है, बाकी टी की जगह पर टी है, साइन की जगह पर साइन है, ओमेगा की जगह पे ऊपर 100 आ रहा है। तो इसकी जनरल समीकरण ये होती है, जिससे तुलना करने पर हमको ये और मिल गए। तो 1 2 3 4 और 5 ये चीज दे रखी है। अब बहुत ईजी है, देखिए पहली चीज में क्या पूछा है, पहले आपसे पूछा है संधारितीय प्रतिघात, बोले तो XC, दूसरे में XL आपसे पूछा है प्रेरकीय प्रतिघात, प्रतिबाधा यानी कि Z आपसे पूछा है, धारा और बीच के बीच में कलांतर यानी कि फाई पूछा है, और ये VRMS यानी कि रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू, बोले तो वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग स्क्वेयर माध्य यानी मीन, मूल यानी कि रूट, तो रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू RMS, तो वोल्टेज का पूछा तो VRMS, कभी धारा का पूछ लेता IRMS। ठीक है, ये जब आप चैप्टर पढ़ा होगा तब आपको पता होगा, तो ये सारी चीज पूछी है, नो प्रॉब्लम। चलिए XC बराबर, देखिए मैंने फॉर्मूला पहले ही लिख दिए थे, XC बराबर होता है 1/ओमेगा C, ओमेगा भी नहीं दे रखा है, F दे रखा है, तो 2 पाई FC। ठीक है, हमें तो ओमेगा दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, 1/ओमेगा C। ठीक है, चलिएगा अब आपका 1/ओमेगा का मान है 100, ओके, गुणा C का मान कितना है, C का मान है 20 गुणा 10 की पावर -6, ये है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या नहीं है। अब देखिएगा क्या होगा, अब आपको देखिए ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 6, और नीचे क्या है, नीचे देखिएगा नीचे है 20 गुणा 10 की पावर कितना हो गया ये, और ना भी समझ में आया तो देखिए और यूज कर दे रहा हूं, 1 नीचे ये देखिएगा 2 की गुणा 100 में करेंगे, 2 एकम 2 यानी कि ये 2000 हो जाएगा, 2000 गुणा 10 की पावर -6। ठीक है, इतना समझ गए, 20 की गुणा 100 में करेंगे 2000 आ जाएगा। तो देखिएगा आगे 1 नीचे, इसका मतलब क्या है, 2000 का मतलब 2 गुणा 10 की पावर 3, भाई 3 जीरो प्लस में 3 जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो का मतलब 10 की घात प्लस में 3 गुणा, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -6। ठीक है, 10 की पावर -6, ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 ये 2 है गुणा 10 की पावर ये -6, और ये 10 की पावर कितना बचेगा, -3 बचेगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 गुणा 10 की पावर ये हो जाएगा +3 हो जाएंगे। क्यों, नीचे से घात ऊपर जाती है तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस की है तो प्लस हो जाएगी, और प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर जाएगी तो माइनस की थी, ऊपर जाके प्लस की होगी। चलिएगा 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, एक के आगे 1 2 3 0। ठीक है, चलिएगा बट्टे नीचे 2, ठीक है, ऊपर 1000/2, 2 से 1000 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 500। क्या है ये, XC चल रहा है, तो XC का मात्रक क्या होगा भाई, कौन स्टूडेंट हैं जो वीडियो को रोकेंगे और इसका मात्रक मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइए, कुछ नहीं है, आपको घबराना नहीं है, सीधे सीधे ओम लिखना है। क्या लिखना है, ओम, जितनी भी प्रतिबाधा है उस सब का मात्रक क्या लिखोगे आप, ओम। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से उतार लीजिए, बहुत जल्दी, इसको फास्ट, चलिए जल्दी से कर लीजिए। XC का मान 500, देखिए मैं यहां पे लिख ले रहा हूं, XC का मान कितना आ गया 500, ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, चलिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ठीक है, अब दूसरा करते हैं, दूसरा ये देखिएगा, दूसरे में क्या चीज पूछी है, XL बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा XL बराबर 2 पाई FL, F दे रखा है, F नहीं दे रखा, ओमेगा दे रखा है, तो ओमेगा L, तो क्या हो जाएगा ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 है, और L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 10, तो क्या हो जाएगा XL बराबर 10 की गुणा कर देंगे तो 1000, ये क्या आ जाएगा, ये भी ओम आ जाएगा,
ये भी क्या आ गया, ओम आ गया। ओके, ये भी हो गया, दूसरा भी। तीसरा देखो, तीसरा क्या है आपका, प्रतिबाधा जेड। जेड बराबर, देखिए जब आर ये तीनों लगे होते हैं तो इसका जेड का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वेयर चलेगा। तो आर की जगह पे कितना है, आर की जगह पे है 500 का स्क्वेयर प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी है, 1000 माइनस एक्ससी की वैल्यू अभी भी निकली थी हमारी, कितनी, 500 निकली थी, मैंने बताई थी ना, इसको याद रख लेना। एक्सएल की वैल्यू 500 आई थी, इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, ये है 500 का स्क्वायर, ऐसा समझो, देखो मैं भी एक और चलो यहीं पे कर ही दे रहा हूं। 500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 और इसकी 2 जीरो की जगह पे आ जाएगा 4 जीरो, यानी 500 की गुणा 500 में करोगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, चलिएगा, प्लस, और ये कितना है, देखो चलो एक चीज और मैं आपको यहां से शॉर्ट में बता दूंगा, आपको इतना लंबा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 500 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, तो 100 में 1000 में से 500 गए तो ये भी 500 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, याद रखिए, हमेशा जीवन भर याद रखिएगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे, मतलब अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, हमेशा याद रखना, तो इसका मतलब होता है कि भाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया अंडर रूट से ये वाला एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा, तो ये तो x आ जाएगा और 2 पर अंडर रूट बचेगा। तो हमेशा याद रखिएगा आप कि अंडर रूट 2 तो बचा गुणा, और ये अंडर रूट से ये वाला स्क्वायर खत्म, तो ये x बचा। तो जब भी कभी भी दोनों संख्याएं बराबर हैं, उनका स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो उसकी जगह पर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। समझ में आई बात, कुछ नहीं पल्ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझो जरा कि यदि 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दे रखा है, तो डायरेक्टली मैं इसके अकॉर्डिंग करूंगा, तो अंडर रूट 2 गुणा ये भी 5 ये भी 5, इसमें से कोई भी एक 5 लिख दो, ये आ गया, इतना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, वैसे कितना आएगा, देखो वैसे देखो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, फिर अंडर रूट 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50। अब 50 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 50 के फैक्टर करेंगे तो देखिएगा 50 के फैक्टर कर लो, 25 फिर 5 में 25 फिर 5 में 5, तो ये 2 है, 2 का जोड़ा 1 बाहर निकल जाता है, अंडर रूट 2, तो अभी भी तो वही चीज आई। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये कैलकुलेशन करना बच जाएगी। तो मैथ के स्टूडेंट तो सभी समझ गए होंगे बातों को, लेकिन बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं वो अपने खोपड़े में, अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो कि जब भी कभी भी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दिखाई देगा और उसका अंडर रूट दिखाई देगा, तो हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स इंटू अंडर रूट 2 या अंडर रूट 2 इंटू एक्स, बात तो एक ही है। चलिएगा, तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 500 का स्क्वायर और 500 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, अंडर रूट 2 गुणा 500, बात वही आ गई ना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और पूरे पे लग रहा है अंडर रूट, तो ये आ गया। ठीक है, तो हम इसको कितना लिख देंगे, 500 अंडर रूट 2, ये क्या, ये भी ओम में आएगा, ये भी ओम में आएगा। उत्तर हो गया ना, हो गया, कितना प्यारा सवाल है? चलिए कर लीजिए, जल्दी 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 कर लीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये दूसरा, यहाँ पे कौन सा था, ये दूसरा था और ये तीसरा था। चलिए अब चौथा और पांचवा रह गया, मतलब हलवा, एकदम हलवा, ललन टॉप सवाल, हलवा सवाल, जल्दी से कीजिए, जल्दी से कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, चलिएगा, धारा वोल्टेज के बीच कलांतर, देखिएगा कलांतर का tan फाई बराबर, जब ये दोनों लगे होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, tan फाई बराबर होता है XL माइनस XC बट्टे R। तो tan फाई बराबर, ये चौथा प्रश्न कर रहे हैं भाई हम सब, XL की वैल्यू कितनी थी, XL, अरे XL की वैल्यू तो हमने लिखी ही नहीं, XL की वैल्यू 1000 थी, XL की वैल्यू 1000, क्यों, हमको कैसे पता चल गई XL की वैल्यू, क्योंकि XL बराबर था ओमेगा L
तो ओमेगा की वैल्यू थी 100 और एल की वैल्यू 10, 10 की गुणा करेंगे तो ये आया था दूसरा वाला उत्तर, इतना आया था ना 1000। और जेड की वैल्यू कितनी आई थी, जेड की वैल्यू भी मैं लिख दे रहा हूं, जेड की वैल्यू थी √2 गुणा 500। ठीक है, चलिएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी थी 1000 माइनस एक्सी की वैल्यू कितनी थी 500, ये आई थी पहले में, पहला वाला उत्तर कितना 500 था। बट आर की वैल्यू कितनी है, ये भी 500 है, 500। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan फाई बराबर 1000 में से 500 गए तो ये भी 500 बचेंगे, बट्टे नीचे 500, 500 से 500 कट जाएगा तो tan फाई बराबर आ गया 1। पहले तो ये देखिए, क्या tan में 1 होता है, किसी का होता है साहब, किसका होता है, tan 45 का होता है। tan से tan कट गया तो फाई बराबर क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। या आप 45 को क्या पाई बट्टे 4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। 45 को क्या लिखते हो, पाई बट्टे 4 लिखते हो, इसकी जगह tan पाई बट्टे 4 का ही मान तो 45 होता है, तो आप यहां पे भी लिख सकते हो भैया tan पाई बट्टे 4 का मान 45, tan से tan काटो डायरेक्टली यहां पे आ गया, बात वही है ना। चलिएगा, चौथा भी हो गया। पांचवा देख लीजिए, पांचवा भी यहां पे कर दे रहा हूं मैं। VRMS पूछा है, तो इसकी वैल्यू होती है V0 बट्टे √2। चलिएगा, V0 का मान कितना है, V0 का मान था 200, क्या है, V0 का मान है 200 बट्टे √2। जब नीचे अंडर आ जाए तो हम इसको काटते कैसे हैं, याद रखिएगा, एक और सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल करना है। जब नीचे अंडर में जितनी भी संख्या आती है तो नीचे 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर 3 होता तो √3 की मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, भाई 2 का भाग 2 की गुणा, ऐसी कर लो, √2 की गुणा √2 का भाग। तो अब इससे होगा क्या, आप जानते हो, ये तो हो जाएगा 200 √2, नीचे √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 से 200 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा उत्तर, 2 से 200 कट जाएगा 100 बार, तो 100 √2 ये आ गया। ये VRMS ये इतने वोल्ट कर लीजिए। ठीक है, पांचों उत्तर आ गए ना, आ गए, पांचों उत्तर आपके आ गए। कितना सिंपल, इजी और लल्लन टॉप सवाल था, इसमें सारी वो चीजें पूछनी है। अभी कभी कभी क्या है, ये फॉर्मूला चार्ट रख लेना, कभी कभी क्या पूछता है तो भैया याद रखना, कभी कभी IRMS पूछ लेगा, क्या, यदि ये आई का दे रखा होता तो IRMS पूछता, IRMS, तो इसका I0 बट्टे √2 होता है फॉर्मूला। कभी कभी शक्ति 6 पूछ लेता है, IRMS इंटू VRMS इंटू cos फाई, ये होता है इसका फॉर्मूला P। औसत शक्ति 6 पूछ लेता है, तो यही सारी चीजें पूछता है, बस ये पांच में से ये दोनों। तो देखिए cos फाई की वैल्यू है, औसत शक्ति से तब पूछेगा जब IRMS दे रखा होगा, और IRMS तब पूछेगा जब I0 का मान दे रखा होगा। तो घबराना कुछ नहीं है, बहुत सारा इजी है सारा कुछ, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, जल्दी से अब आ जाते हैं एक और अगले सवाल पर। देखिएगा, ये भी सर्किट वाला सवाल है। इसमें पूछा है A और B के बीच तुल्य धारिता, क्या, A और B के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी। देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है। देखो, जो चीज याद रखिएगा, इस सर्किट में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि जो चीज एक ही रास्ते में आपको दिखाई दे वो तो होती है श्रेणी क्रम में, और जिसके 2 या 2 से अधिक रास्ते दिखाई दे उसको बोलते हैं समांतर क्रम। ठीक है, जैसे एक ही रास्ते में दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये एक ही रास्ते में दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, तो ये यहां से यहां तक A और B श्रेणी क्रम हो जाएगा। लेकिन इसी के बीच में यदि मैं यहां पर कोई लगा दूं तो ये तीनों तो श्रेणी क्रम में है, लेकिन इनका जो आएगा कुछ वो इसके साथ कैसा है, समांतर क्रम में है। कोई दिक्कत नहीं, वही चीज होती है, सिंपल सा। ठीक है, अब कुछ दिखाई देंगे कि सर ये तो एक दूसरे के समांतर क्रम में, ऊपर नीचे समांतर क्रम में। इसको देखो, ये एक प्रकार से तार है ना, इसको खींच दो तो ये एक ही तरीके से दिखाई दे। यदि इसमें बीच में कोई पॉइंट बन जाए, पॉइंट का मतलब क्या, इस पॉइंट का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई तार जुड़ा हुआ है, तो यहां से धारा जाएगी तो इसके 2 रास्ते बन गए, 2 रास्ते बन गए, तो ये
और ये जो तार है, ये दोनों तीनों तार एक ऐसे समांतर क्रम में हो जाएंगे। लेकिन यदि इसमें कोई पॉइंट नहीं है और डायरेक्टली तार मुड़ा हुआ है तो ये श्रेणी क्रम में। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। चलिएगा, तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, इसका नाम दे दूं ये C1, ये मैं नाम दे दूं C2 और ये नाम दे दूं मैं C3 और ये C4। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहां से देखिए, यहां से धारा जाएगी, सीधी जाएगी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, यहां तक सीधी जाएगी। लेकिन यहां से वाले पॉइंट का मैंने क्या बताया था, पॉइंट पे हो सकता है तार हो। जैसे ही पॉइंट आ जाएगा तो ये वाला जो C4 है ये समांतर क्रम में, तो ये वाले तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन ऐसे होगा, चित्र से या चित्र में क्या C1, C2 व C3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब देखिएगा, जब ये तीनों श्रेणी क्रम में, पहले तो इन तीनों का निकालो, तीनों का तुल्य धारता निकालो, तब इनकी तुल्य धारता, इनकी तुल्य धारता, तो इनकी तुल्य धारता के लिए देखिए, जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो उसका फॉर्मूला लगता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन याद रखना ये संधारित्रों के लिए है श्रेणी क्रम में, और यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं तो उनका डायरेक्टली R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए खैर हम तो यहाँ पर, तो ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, C1 की वैल्यू इतनी है ये, ठीक है। 3 मैंने एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ऊपर भी 3/3, तो ये कितना है 1/C। तो भैया जब यहाँ पे ऐसे मान लीजिए 4/3 होता 1/C बराबर, तो C का मान निकालते तो इसको उलट दिया तो इसको क्या कर देते 4/3 3/4 कर देते। ठीक है, या 1/C बराबर 5/5 यहाँ पे दे रखा है 19, तो C बराबर क्या हो जाता 19/5 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 3/3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि C बराबर भी 3/3 ही आएगा। उलट दो फिर भी उतना ही रहेगा, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो C बराबर कितना आ गया 1 आ गया। C बराबर क्या आ गया 1 माइक्रोफेरड। क्यों माइक्रोफेरड, क्योंकि माइक्रोफेरड यानी माइक्रोफेरड इनके मात्रक है तो माइक्रोफेरड लिख दिया 1 माइक्रोफेरड। अब आपको क्या दिखाई देगा, अब ये जो तीनों का जो एक निकला है, इन तीनों का कंबाइंड करके जो तुल्य धारिता निकली है 1 माइक्रोफेरड, ये जो 1 माइक्रोफेरड है ये C इस C4 के साथ में, यानी कि ये देखिए अब इस तरीके का दिखाई देगा चित्र, यदि देखना चाहो तो आप ये देखिएगा, यहां पे C4 लगा हुआ है, ये A और B है, और इसके बीच में, इनके बीच में ये C और आ गया, ये और आ गया, इस तरह से ये आ गया, ये C, क्योंकि इन तीनों की जगह पे अब एक बन गया ना, जिसका मान हो गया C, तो ये C और ऊपर लग रहा है ये C4, तो इस तरीके का दिखाई देगा। तो अब हम कह सकते हैं अब C व C4 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तब इनकी तुल्य धारता निकालेंगे। तो अब देखिएगा, जैसे C बराबर, हम समांतर क्रम का क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट जोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि यहां पे C तो पहले यूज कर लिया तो यहां पे C डैश लगा दूंगा, तो ये C प्लस C4, तो C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है आपकी 1 और C4 की वैल्यू 3, तो कितना आ जाएगा 4 आ गया, 4 माइक्रोफेरड इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिएगा, ये देखिए नॉर्मली ये C आ गया तो यहाँ पे C डैश लगाया, ऐसे और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इसमें क्या होगा C डैश, C डबल डैश, C3 डैश, C4 डैश, जितना आगे बढ़ते चले इसी तरीके से लगाते चले जाते हैं, क्योंकि ये इस्तेमाल होते चले जाते हैं ना। यदि यहाँ पे C ना होता, कुछ और होता तो फिर C लगा देते, क्योंकि C है, बाकी यही है। तब इनकी तुल्य धारिता, हिंदी में लिखना चाहो लिख दीजिए, तब इनकी तुल्य धारिता C डैश बराबर, ये फॉर्मूला हो गया समांतर क्रम में डायरेक्टली। और भी कोई संधारित्र होता समांतर क्रम में, उससे भी डायरेक्ट जोड़ देते। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल और लिए हैं, ये भी आपको उसी सेट के, ये 3 नंबर का सवाल है, ये 2 नंबर का सवाल है, देखिएगा। और ये क्वेश्चन देख लेना, ये कौन कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा। ये सेट में आपका ये वाला प्रश्न, ये तीसरे का ग है, और ये वाला जो प्रश्न है तीसरे का ग, और ये खंड C का पहला है, यानी A B C, यानी ये तीसरे का ग नहीं,
दूसरा तीसरा जो भी है, यानी ये तीसरे खंड में से चौथे खंड में से है। ठीक है, अपने आप देख लेना कुल मिला के, क्योंकि इसमें मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं ना, तो उसमें पता नहीं चल पा रही है। चलिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन से मतलब है और सेट से मतलब है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके इस वाले सेट में लगा रखे हैं, तो इसका पीडीएफ की लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। ठीक है, चलिएगा देखो पहले इस वाले क्वेश्चन कर लो। एक हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एम्पियर त्रिज्या के एक कक्षा में इतने साइकिल यानी इतने चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिएगा कुछ नहीं है, सवाल एकदम हलवा। इसमें क्या दिया है पहले तो ये देख लीजिए, दिया क्या है आपको। एक तो ये दे रखी है त्रिज्या, आर बराबर इलेक्ट्रॉन इतने त्रिज्या, तो 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब क्या हो गया, 0.5 ये एंगस्ट्रॉम में है, 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या है। त्रिज्या दे रखी है आर बराबर इतने एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -10 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, ये हो गया, नो प्रॉब्लम। और ये क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है कि भैया कितने चक्कर लगाता है, कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इतना। तो n बराबर कितने चक्कर है, 10 की पावर 17। इतने चक्कर या इतने साइकिल कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है, t बराबर 1 सेकंड में। ठीक है, इतने सेकंड में कर रहा है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि m आपसे पूछा है, m पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टली मैं आपको बताऊं, m बराबर फॉर्मूला होता है IA। और जब भी कभी भी यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन, देखिए I का मान कैसे निकलता है, नॉर्मल आप जानते हो, आवेश Q बराबर IT होता है। तो T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाता है आपका I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। और एक Q बराबर एक और फॉर्मूला होता है NE भी रख सकते हो, NE Q बराबर कितना रख सकते हो, NE। ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना आपका धारा होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा जितने इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है, कोई हाइड्रोजन परमाणु है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु है उसमें एक इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और वो 1 सेकंड में कितने चक्कर कर देता है, 10 की पावर इतने चक्कर कर देता है। 10 की पावर 17 का मतलब समझ रहे हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, पता ना कितना, मैं गिन भी नहीं सकता इतना। तो मतलब क्या, 1 सेकंड में इतने चक्कर लगा दे रहा है। तो मतलब क्या है कि या तो जैसे मान लीजिए कि आपसे कहे कि 1 सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके के 100 चक्कर लगा रहा है, ऐसे समझो, जरा ध्यान से समझना कि 1 सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन है 100 बार चक्कर लगा रहा है। या मैं यूं कह दूं कि 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन एक बार चक्कर लगा रहे हैं, बात तो वही है। 100 इलेक्ट्रॉन एक बार चक्कर लगा दे या एक इलेक्ट्रॉन 100 बार चक्कर लगा दे, समय तो वही है, 1 सेकंड। तो मतलब समझ रहे हो, तो इसमें जो I बराबर NE/T समझ रहे हो, तो n की जगह पे यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन, ये चक्कर है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इतने चक्कर काट रहा है। तो मतलब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करेगा इस समय। ठीक है, तो I बराबर ही हो जाएगा। तो I बराबर क्या होता है, फॉर्मूला NE/T होता है A। तो अब n की जगह पे क्या लिया जाएगा, और पाई, देखिए A का मान भी नहीं पता, तो A का भी फॉर्मूला क्या, जब कोई वृत्ताकार पथ होता है और त्रिज्या दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो नॉर्मल देखा जाए तो ये अपने आप में फॉर्मूला क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आपका NE πr²/T, इतना हो गया। और ये तो आपको पता है ना डायरेक्टली, देखिएगा ये तो सिंपल तरीके है। चलो यहां से नहीं, यहां पे लिख दे रहा हूं। अब यहां से देखिएगा, यहां से इधर देखिए, n का मान कितना है, 10 की पावर 17। ये रहा n का मान 10 की पावर 17। e का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, इतना ही होता है। पाई का मान कितना होता है, 3.14 लगा लो, गुणा r की वैल्यू कितनी है, ये रही 0.5 गुणा 10 की पावर -10 का स्क्वायर, बट नीचे कितना, ये तो 1 सेकंड था,
बस काम खत्म। बस इसको सॉल्व करना है, ये लाइन होगी लो 10 की पावर 17 गुणा, और ये देखिए 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा 3.14 गुणा 0.5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.25 आ गया, गुणा 10 की पावर ये कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? 10 की पावर -20 हो गई। ओके, चलो आगे सॉल्व करो। ये 1.6 और ये इनको एक साथ लिख दीजिए, 1.6 गुणा 3.14 गुणा 0.25 गुणा। अब देखिएगा ये 10 की पावर -20 है, ये 10 की पावर -10 है, -19, तो कितना हो जाएगा 20 और माइनस कितने 19, तो -39, माइनस के हो जाएंगे 39, और ये हैं +17 हैं, तो कितने बचेंगे, तो ये बचेंगे 22, वो भी माइनस के। ऐसा समझ लो, देखो टुकड़ों में सॉल्व कर लो, +17 -19, तो +17 17 कम हो जाएंगे तो बचेंगे -2 बचेंगे, -2 और 20 -22। इतना समझ में आ गया? चलिए ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों की मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे। मल्टीप्लाई में कैलकुलेटर से करके बता दे रहा हूं आपको कितनी हो जाएगी। मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कैलकुलेटर से, तो ये देखिएगा 1.6 गुणा 3.14 गुणा 0.25, तो ये 1.256 गुणा 10 की पावर -22, इतने, ये आ गया। अब देखिए धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और इसका मात्रक क्या है मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपका मात्रक बन जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और धारा का मात्रक एम्पियर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर ये इसका मात्रक बन गया। जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से इसको कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए इसको, बहुत ही प्यारा सवाल। अभी बस वो कर लो, तो अपना लिपापोती तो करो। हमने तो रोटी खा ली। 8:30 बजे से। तो देखिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। देखिए कितना प्यारा सवाल, वही ऊपर दिखाई दे रहा है। एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर की दूर इतने 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व तो आपसे पूछा है। देखिए क्या सवाल है, दिया क्या है, पहले तो ये देखो सवाल है क्या दे रखा है, r बराबर कितने दूरी पर, 2 मीटर की दूरी। 2.0 का मतलब क्या है भाई, 2.0 मीटर मतलब 2 मीटर। इतने का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। E बराबर 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, इतना। और पूछा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, ये पूछा है नॉर्मली। और इसके लिए तो सीधे अनंत रेखीय आवेश तार के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बट्टे r, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये सूत्र होता है कि एक सीधा एक अनंत लंबाई का तार है, उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इतनी होती है। तो सिंपल सी बात है। अब E का मान आपको दे रखा है, ये पूरी वैल्यू आपको दे रखी है, तो पूछा क्या है, लैम्डा का मान पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। E का मान कितना है, 4.5 गुणा 10 की पावर 4 बराबर इतने की वैल्यू आप जानते हो, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 2। लैम्डा का मान आपको निकालना है और r की वैल्यू भी 2 है। r की वैल्यू कहाँ है, 2, मेरी 2। अब देखिएगा इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो लैम्डा बराबर आ कितना जाएगा, लैम्डा बराबर आ जाएगा आपका, देखिए ये तो पूरा 4.5 गुणा 10 की पावर 4, और ये सारी चीज ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, 9 गुणा 10 की पावर 9, ये आ जाएगा। चलिए देखो कितना और इजी, कितना इजी हो गया, और कितना इजी लोगे भाई सवाल को। ये पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर, ऊपर हो जाएगा 45 गुणा 10 की पावर 4, यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगी, तो नीचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा गुणा 10 की पावर 9।
अब एक लाइन और देखिएगा, और चाहो हमने क्या कही है, नीचे की जीरो को एक घात, एक जीरो है तो एक घात इसमें बढ़ जाएगी, तो 9 गुणा 10 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, 9 से ही कटेगा, 9 पंजे 45, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 5 गुणा, इसको ले जाएंगे ऊपर 10 की पावर ये 4 है, और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 10 हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 5 गुणा और ये 4 निकल जाएंगे 10 की पावर माइनस, ये आ गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा इसका कूलाम बट्टे मीटर। ये याद रख लेना, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलाम बट्टे मीटर। इसका विमीय सूत्र आप हमको बताइए कमेंट कर। ठीक है, तो आज का सवाल इतने ही समाप्त करते हुए, वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी का अगले एक और पार्ट में पूरे न्यूमेरिकल्स को समाप्त कर देंगे। और याद रख लेना सारे न्यूमेरिकल्स को काउंट करना कि 2022 में इस सेट में कितने नंबर के न्यूमेरिकल्स आए थे। ठीक है, तो उसी तरीके की तैयारी करनी है आपको की बार में। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर भी करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।